हेलो स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स क्लास 12 का 5वां पार्ट आपके सामने है और इस 5वें पार्ट में हम 3 बातों पर डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पर दिया गया है। पहला इसमें पॉइंट दिया गया है कूलाम की परिभाषा, यानी कूलाम के डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण द्रव्यमान पर प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑन मास ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण पदार्थ पर या वस्तु पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इन 3 बातों पर आज चर्चा करेंगे। तो इसके लिए जो पहला पॉइंट है आपका कूलाम की परिभाषा। कूलाम की परिभाषा, इसको हमें परिभाषित करना है, डेफिनेशन देना है कूलाम का। तो इसका अर्थ क्या है, एक कूलाम की परिभाषा देना है आपको। तो जब एक कूलाम की परिभाषा देना है तो सबसे पहले आपका माइंड जाना चाहिए उस तरफ जिससे ये संबंधित है। तो अभी आपको जो बताया गया है वो कूलाम के बारे में क्या बताया गया है कि यह वैद्युत आवेश का एक मात्रक है। तो जब वैद्युत आवेश का मात्रक है तो इससे संबंधित हमारे पास कोई एक फार्मूला होना चाहिए। तो वो फार्मूला जो है विद्युत धारा से लिया गया है। तो विद्युत धारा की परिभाषा भी आपको बताया जा चुका है और इस विद्युत धारा का जो फार्मूला है वो क्या दिया जाता है, I=Q/T। ये Q क्या है, ये किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाला आवेश है और T क्या है, जितने समय तक आवेश चालक तार में प्रवाहित होता है वह समय दिया गया है। तो T आप लिख सकते हैं समय। कहने का मतलब किसी भी चालक तार में जो आवेश प्रवाहित होता है उसकी जो दर होती है उसी को क्या कहते हैं, हम विद्युत धारा कहते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं विद्युत धारा जिसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो I=Q/T प्राप्त होता है। अब हमें कूलाम का डेफिनेशन देना है। तो कूलाम क्या है, वैद्युत आवेश का मात्रक होता है। तो यहाँ से जो वैद्युत आवेश Q है इसको हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ से अलग करने पर क्या मिलेगा आपको, Q=I×T। अब यहीं से जो है आपको कूलाम का डेफिनेशन देना है। और क्या है एक कूलाम। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन हम अप्लाई करेंगे और वो कंडीशन जो है यूनिटी के रूप में अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ से जो धारा है I, इस I का मान कितना मान लिया जाए, 1 एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो धारा I का मान कितना मान लिया गया, 1 एम्पियर। T का मान आप मान लीजिए 1 सेकेंड। तो इस तरीके से आपको क्या मान मिलेगा, देयरफॉर Q=I के स्थान पर कितना लिखेंगे, 1 एम्पियर और इनटू T का मान कितना, 1 सेकेंड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 सेकेंड। इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, 1 एम्पियर इनटू सेकेंड। अब ये जो एम्पियर इनटू सेकेंड है इसी को हम क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। तो Q का मान कितना मिल गया आपको, 1 कूलाम मिल गया। तो अब हम जो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई किए हैं उसी कंडीशन की सहायता से कूलाम की परिभाषा देंगे। एक बात और भी आप लोग ध्यान देंगे, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी दी जाती है उसका जो मात्रक होता है, मात्रक को डिफाइन करने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी को छोड़कर शेष जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी रहती है उसको हम हमेशा इकाई के रूप में ही मानते हैं। तो यहाँ से
जो आवेश है इसको छोड़ करके जो और फिजिकल क्वांटिटी बच रहा है, जैसे टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, तो इन सबको यूनिटी के रूप में मान लिया गया है, यूनिट के रूप में मान लिया गया है। तो इस तरीके से आपको कितना मान मिल रहा है, Q = 1 कूलम। अब देखना हमें इसकी परिभाषा कैसे देंगे। तो यहाँ से आप समझ रहे हैं कि ये आवेश जो है किसमें प्रवाहित हो रहा है, किसी चालक तार में। ये समय जो है किसमें लिया गया है, सेकंड में लिया गया है। ये धारा जो है इसको किसमें मेजर किया गया है, एम्पियर में मेजर किया गया है। तो ये जो कंडीशन आप अप्लाई किए हैं, इसी कंडीशन को आप लैंग्वेज के रूप में कह दीजिए। तो जैसे ही लैंग्वेज के रूप में कहेंगे आपका डेफिनेशन तुरंत बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से अगर कहा जाए यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा कितने समय तक, 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तब उस चालक तार में से गुजरने वाला जो आवेश होगा वो कितना, 1 कूलम होगा। तो इसको आप लैंग्वेज में बाकायदा लिख लेंगे। फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर उस चालक में से गुजरने वाला जो विद्युत आवेश होगा वो कितना होगा, 1 कूलम होगा। अब यहाँ से हम कूलम के बारे में कुछ और जानेंगे। अगर आपसे कह दिया जाता है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्वेश्चन दे दिया गया आपको कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब है कि 1 कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 1 कूलम जो दिया गया है ये क्या है, आवेश है। तो आप यहाँ पर 1c लिख सकते हैं। क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको किससे लिख दिया जाए, n से। n = 1। अब आपको एक फार्मूला बताया गया है, Q = ne। यहाँ से Q आवेश को प्रदर्शित करता है यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, और स्मॉल e जो है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश को प्रदर्शित करता है। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि n की वैल्यू। तो यहाँ से n को आप अलग कर लेंगे। n = e मल्टीप्लाई के रूप में है तो इधर आएगा, तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा, तो Q कितना मिलेगा, e मिल जाएगा। n = Q का मान कितना है, 1 कूलम, 1 लिख सकते हैं, बटे यहाँ पर 1 कूलम लिख दिया जाए। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपको बताया भी जा चुका है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ये जो कूलम में आवेश होगा वो निगेटिव चार्ज के साथ होता है, निगेटिव के साथ होता है, ऋण कूलम में रहेगा। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो संख्या जब निकालेंगे तो यहाँ से कूलम और कूलम क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं मिलेगा क्योंकि ये संख्या है। तो कितना मान आएगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर कितना मान आएगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 कूलम बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो ये था कूलम की परिभाषा, इसको आप एक बार दो बार देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट
पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण द्रव्यमान पर प्रभाव। इसको पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए एक नया हेडिंग आप लिख दीजिए। नए हेडिंग के रूप में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण द्रव्यमान पर प्रभाव। द्रव्यमान पर प्रभाव, ये आज का दूसरा टॉपिक है। इफेक्ट ऑन मास ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब आपको बताया जा चुका है कि अगर किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस वस्तु पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो अगर धन आवेश उत्पन्न हुआ है तो उस समय उस वस्तु के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या किसी भी वस्तु को इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तब उस वस्तु के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी की चर्चा करना है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कि एक कोई ऑब्जेक्ट मान लिया जाए ए और एक दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है बी। ये दो वस्तुएं हैं ए और बी, और इनका द्रव्यमान मान लिया जा रहा है कि ये कैपिटल M है, इसका भी द्रव्यमान मान लेते हैं कि कैपिटल M है। दोनों द्रव्यमान सेम। अब कितना भी हो सकता है, 2 kg का हो सकता है, या ग्राम में भी हो सकता है, किलोग्राम में भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि एम के सिस्टम में है, यानी कि किलोग्राम में दिया गया है। अब अगर वस्तु ए से एक इलेक्ट्रॉन, इतना एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलकर किसमें आ रहा है, इस वस्तु बी में आ रहा है, तो ए पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी? एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और यही इलेक्ट्रॉन निकलकर इस बी पर आया है तो इस पर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। अब ठीक इसी तरीके से अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ वस्तु ए से निकल रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो वस्तु बी पर 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। साथ ही साथ अगर n इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए, कितनी भी संख्या क्यों ना हो, अगर n मान लिया जा रहा है तो a पर n इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और वस्तु b पर n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। अब 2 चीजों को हमें ध्यान देना है। इसमें बार बार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ये आपको पहले से ही पता है, 9.1 × 10⁻31 kg। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर इस वस्तु A से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर कमी भी हो। और अगर एक इलेक्ट्रॉन वस्तु B को मिल रहा है तो इसका जितना द्रव्यमान रहेगा, अगर M कैपिटल M माना गया है तो द्रव्यमान की अधिकता हो जाएगी। और कितने द्रव्यमान की अधिकता हो जाएगी? एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर इस पर अधिक और द्रव्यमान आ जाएगा। अगर n इलेक्ट्रॉन की कमी, n इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तब बताइए द्रव्यमान कितना हो जाएगा? अब अगर n इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तब इसका द्रव्यमान देखा जाए और उस द्रव्यमान को हम मान ले रहे हैं कि कितना हो जा रहा है, स्मॉल m हो जा रहा है। तो इस स्मॉल m की वैल्यू कितना होगा? कितना पहले द्रव्यमान था इसका? कैपिटल M था। अब कैपिटल M द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है? n इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, 500, 1000, कुछ भी आप मान सकते हैं। संख्या के रूप में निश्चित नहीं किया गया, इसलिए n के रूप में मान लिया गया है।
तो ये द्रव्यमान कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कितना 9.1 × 10⁻31 kg। तो कैपिटल M इसका मूल द्रव्यमान था, तो मूल द्रव्यमान में से कितने द्रव्यमान की कमी हो जाएगी? N इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर। तो N इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जितना होगा इतना कम हो जाएगा किससे? कैपिटल M से। ठीक इसी तरीके से अगर वस्तु B को N इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं तब इसका द्रव्यमान अब कितना हो जाएगा? अगर इसको M डैश से मान लिया जाए, वस्तु B का द्रव्यमान जब इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए हैं तो कितना मूल द्रव्यमान इसका था? कैपिटल M। तो कितना हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और कितना अधिक हो जाएगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखा जाता, N इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो N इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि ये जो M है और M डैश है ये कौन से द्रव्यमान है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण होने के बाद के द्रव्यमान है। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के बाद के जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m के रूप में प्रदर्शित किया गया है और स्मॉल m डैश के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि इसका जो मूल द्रव्यमान था इसके मूल द्रव्यमान में कमी हो गई है और जो m डैश है इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण इसके मूल द्रव्यमान में भी अधिकता हो गई है। तो यहाँ से अगर m और m डैश के बीच डिफरेंस, अगर m और m डैश के बीच रिलेशन देखा जाए इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण होने के बाद, तो क्या रिलेशन मिलेगा कि m डैश इज ग्रेटर देन स्मॉल m या स्मॉल m लेस देन m डैश, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण होने पर जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस वस्तु का द्रव्यमान कम हो जाता है और जिस वस्तु को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उसका द्रव्यमान भी अधिक हो जाता है। और कितना इलेक्ट्रॉन, कितना जो है द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। उसी के द्रव्यमान के बराबर ही या जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसी की संख्या के द्रव्यमान के बराबर घटेगा या बढ़ेगा। तो इसमें आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो द्रव्यमान घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। घटेगा कब? जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और बढ़ेगा कब? जिस वस्तु को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब इसी पर जो है एक क्वेश्चन जो आपको लगवा दिया जा रहा है, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया जाए, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं किसी वस्तु पर, क्वेश्चन किसी वस्तु पर 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम धनावेश है, धनावेश है। या फिर ऐसा लिख दीजिए किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। और साथ ही साथ पूछा जा रहा है द्रव्यमान क्या होगा। अब इस स्थिति में द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश से धनावेशित करने के लिए
कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। और अब इस स्थिति में जो वस्तु लिया गया है उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या द्रव्यमान कितना घटेगा कि बढ़ेगा, इस बात को हमें समझना है। तो सबसे पहली बात, ये द्रव्यमान पर जो प्रभाव है किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज जो है, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को काउंट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम कैसे काउंट कर सकते हैं, ये जो 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम दिया गया है आवेश, ये कौन सा आवेश है, धन आवेश है। और किसी वस्तु को अगर धनावेशित करना है तो क्या करना पड़ता है, उस वस्तु से इलेक्ट्रॉनों को निकालना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी करना पड़ता है। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तभी उस पर धनावेश होगा, अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर ऋणावेश होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया धनावेशित करने के लिए, तो जब धनावेशित करने के लिए कहा गया है तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों को निकालना पड़ेगा। तो कितना आवेश दिया गया है, ये मान दिया गया है। अब हमें निकालना क्या, द्रव्यमान पर प्रभाव और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सबसे पहला जो है पॉइंट हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान क्या होगा, आपको बार बार इलेक्ट्रॉन के आवेश की जरूरत पड़ेगी। इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है, ये जान लीजिएगा माइनस के रूप में। लेकिन क्वेश्चन अगर इसमें माइनस को नहीं लिखना रहता है, माइनस को नहीं लिखा जा रहा है। अब यहाँ से देखिए Q = N × E के फार्मूले से N का मान कितना हो जाएगा, ये को इस तरफ ले आइए तो Q पानी हो जाएगा। Q का मान 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम। और इस मान ली जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है कितना, माइनस नहीं लिखेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए माइनस को हटा दिया गया है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम संख्या है, इसलिए इसका मात्रक होगा नहीं, कैंसिल हो जाएगा कूलाम कूलाम। n = यहाँ से 10⁻⁻19 भी कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट को भी हटा दीजिए, बाहर दे दीजिए। 16 में 3 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 48, यानी कि n बराबर कितना हो गया 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया गया है, धनावेश से आवेशित करने के लिए, यानी कि निकाला गया है। तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है तो जाहिर सी बात है वस्तु के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, द्रव्यमान घट जाएगा। जो उतना जिसका मूल द्रव्यमान जितना था उस वस्तु का, उससे द्रव्यमान घट जाएगा। और कितना द्रव्यमान घटेगा, 3 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। तो अगर यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द्रव्यमान पर प्रभाव, द्रव्यमान पर प्रभाव। तो द्रव्यमान पर प्रभाव क्या होगा, अगर मान लिया जाए कि पहले द्रव्यमान कितना रहा होगा, कुछ भी नाम नहीं यहाँ पर दिया गया है, मेजरमेंट इसका नहीं दिया गया है कि कितना मान था। तो अगर मान लिया जा रहा है द्रव्यमान वस्तु का कितना था, अगर m था तो m द्रव्यमान अगर था तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, इसके मूल द्रव्यमान में 3 इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों को घटा देंगे। यानी कि अगर m था, इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो माइनस कर देंगे। कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो 3 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 3 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और अगर वस्तु के द्रव्यमान का मान दिया गया होता तो यहाँ पर कैपिटल M के स्थान पर इसकी वैल्यू लिख दी जाती, -3 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 3 गुणे कितना करते, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, 9.1 × 10⁻31 kg, यानी कि 3 में इससे गुणा कर लेते। और गुणा करने के बाद इसको आप सॉल्व कर लेते, सॉल्व करने के बाद जितना मान आता
उसका वो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वस्तु के द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। लेकिन यहाँ पर केवल क्वेश्चन में कहा गया था कि द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि द्रव्यमान जो है 3 इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर वस्तु के द्रव्यमान में कमी आ जाएगी। तो ये इस पर आधारित एक क्वेश्चन था। ठीक इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आपको बुक में मिल सकते हैं। अब हम तीसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। थियरी भी कह सकते हैं, लॉ भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले आपको मैं एक और सिद्धांत के बारे में परिचित करा रहा हूं जो आप क्लास 9th से ही पढ़ते चले आए हैं, सॉल्व भी करते चले आए हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अर्थात ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में आपको क्या बताया गया है, किसी भी वस्तु की जो कुल ऊर्जा होती है वह सदैव नियत होती है या संरक्षित रहती है। इसी को हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ऊर्जा को हम ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा को केवल हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में आपको ये भी अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की जो कुल ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा का मतलब होता है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा यही किसको रिप्रेजेंट करता है, कुल ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। ये सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है। या फिर कह सकते हैं कि जो कुल ऊर्जा होती है किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ये किसके इक्वल होता है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। यही क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अब ठीक इसी तरह से हम समझेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, क्योंकि हमें इस पर डिस्कस करना है आवेश के बारे में, ना कि ऊर्जा संरक्षण के बारे में। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत जिस तरीके से आप कहते हैं ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से उसी लैंग्वेज में आप कह सकते हैं आवेश भी ठीक उसी को फॉलो करता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है। आवेश को हम स्थानांतरित कर सकते हैं एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर। इस प्रकार से जो आवेश होता है वो सदैव संरक्षित रहता है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ अगर इसको डिफाइन करना है तो एक तरीके से और भी आप डिफाइन कर सकते हैं। और कैसे आप डिफाइन करेंगे, जैसे कि कोई एक विलगित निकाय ले लिया जाए, विलगित निकाय। अब यहां पर आप समझेंगे कि विलगित निकाय क्या होता है, तो ये आवेशों का एक समूह होता है। निकाय सिस्टम, अगर कभी भी सिस्टम की बात की जाती है तो सिस्टम का मतलब होता है समूह। इसका समूह, अगर कणों का समूह है तो कणों के समूह की एक सिस्टम बनेगा। अगर गैस के मॉलिक्यूल हैं तो गैस का एक निकाय बनेगा। यहाँ पर किसके निकाय की बात की जा रही है, हमें आवेश संरक्षण के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर जो सिस्टम होगा वो आवेश का सिस्टम होगा, यानी कि आवेश का समूह। इस तरीके से कई आवेश अगर इसमें प्रदर्शित कर दिए जाए, Q1, Q2, Q3, Q4, इस तरीके से डाटा
काट करके आप Qn लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है जिसका आवेशों का एक ग्रुप है, समूह है। इस समूह को ही हम किस नाम से जानते हैं? आवेशों के समूह या आवेशों के द्वारा बना निकाय। अब हम बात करेंगे विलगित निकाय। ये विलगित निकाय क्या होता है? तो यहाँ से जो आवेशों का जो समूह है, जो सिस्टम है, इस पर बाहर से कोई आवेश नहीं आ सकता है, ना ही इस समूह से कोई आवेश बाहर जा सकता है। तो ऐसे ही निकाय को हम क्या कहते हैं? आवेशों के द्वारा बना विलगित निकाय कहते हैं। तो अगर कोई विलगित निकाय लिया जाए और इस विलगित निकाय में कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई प्रक्रिया हो रही है, तो प्रक्रिया के पूर्व जितना नेट आवेश होगा, कुल आवेश होगा, वो किसके बराबर होगा? प्रक्रिया के बाद के नेट आवेश के बराबर होता है। इसी को हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो दूसरे रूप में बताया जा रहा है कि अगर कोई विलगित निकाय है, उसमें कोई प्रक्रिया हो रही है, तो उस प्रक्रिया के पूर्व जितना आवेश रहता है, नेट आवेश जितना रहता है, प्रक्रिया के बाद भी उतना ही नेट आवेश रहता है, अर्थात आवेश सदैव संरक्षित रहता है। तो इसे ही हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। चलिए अब इस पर हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, NaCl का Na+Cl, यानी कि सोडियम आयन और क्लोरीन आयन लिया गया है। ये वियोजन के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं। अगर बाय प्रोसेस ये क्या होगा? NaCl, ये मिलकर क्या बनाएगा? NaCl। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? प्रक्रिया के पूर्व की स्थिति। प्रक्रिया के पूर्व की स्थिति। और ये क्या है? प्रक्रिया के बाद की स्थिति। प्रक्रिया के बाद की स्थिति। अब हमें क्या देखना है? आवेश संरक्षण में क्या बताया गया है? इस प्रक्रिया के पूर्व और प्रक्रिया के बाद जो नेट आवेश होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे, अर्थात आवेश संरक्षित होंगे। इसी को हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहेंगे। तो प्रक्रिया के पूर्व हम नेट आवेश का मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से सोडियम पर कितना आवेश है? +1 और क्लोरीन पर कितना है? -1। ठीक, तो प्रक्रिया के बाद नेट आवेश कितना हो जाएगा? ये जो +1 और -1 लिखा गया है, अगर आप इसको कूलाम के रूप में लिखना चाहेंगे तो कूलाम के रूप में कैसे लिख सकते हैं? +1 का मतलब +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पर -1 का मतलब -1 गुणे 1.6 × 10⁻⁻19, या फिर केवल ऐसे ही रहने दीजिए। संख्या के रूप में +1 आवेश आयन के रूप में दिया गया है, -1 के रूप में दिया गया है। तो नेट आवेश कितना हो जाएगा इसका? दोनों को आप जोड़ लीजिए तो +1 और ये -1, टोटल मान इसका कितना हो गया? 0। अब प्रक्रिया के बाद अगर इसका आवेश देखा जाए तो आप देख रहे हैं इस पर आवेश नहीं, तो कितना हो गया? 0। तो आपने क्या देखा कि प्रक्रिया के बाद जितना आवेश था, प्रक्रिया के बाद भी उतना ही आवेश है। तो इस तरीके से ये किसको फॉलो कर रहा है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो कर रहा है। अब ठीक इसी तरह से एक दूसरे एग्जाम्पल की बात किया जाए। घर्षण द्वारा आवेशन में कई एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं। अगर इन एग्जाम्पल की चर्चा किया जाए तो कैसे आप चर्चा कर सकते हैं? जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लिया जाए, कांच की छड़ ही लिया जाए, कांच की छड़, और इसको रेशम से रगड़ा जाए, घर्षण किया जाए, तो घर्षण करने पर क्या होता है? कांच की छड़ के परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर
किसमें चले जाते हैं, रेशम में चले जाते हैं। तो कांच की छड़ से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ठीक उतनी ही संख्या में रेशम पर उतने ही इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। तो इस कांच की छड़ पर जितना आवेश होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और रेशम को एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं तो इतने कूलाम की क्या हो जाएगी, इतना जो आवेश है इतने कूलाम की अधिकता हो जाएगी। और अगर इतना कूलाम जो चार्ज है, अगर देखा जाए तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण इस पर क्या हो जाएगा, धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो धन आवेश उत्पन्न होगा तो प्लस के रूप में, और इस पर जो आवेश उत्पन्न होगा इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, तो अगर अधिकता हुई है तो इतना कूलाम इस पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो उस समय देखा जाए जितना इसका मान है उतना ही इसका भी मान है, प्लस के रूप में है माइनस के रूप में है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम मान लेते कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इस पर धनावेश उत्पन्न होता, तो कितना धनावेश उत्पन्न होता, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन इसको भी मिलता, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण इस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता, तो 2 इलेक्ट्रॉन के कारण कितना हो जाता, मान इसका ये वैल्यू हो जाता। अब यहाँ से देखा जाए मल्टीप्लाई कर लिया तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, और इस रेशम पर कितना आवेश हो जाएगा, -3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब अगर नेट आवेश की बात किया जाए, नेट आवेश, कुल आवेश, तो बताइए नेट आवेश का मान कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लीजिए, तो दोनों को ऐड करने पर मान कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। नेट आवेश कितना आ गया, 0। अब आपको समझना है प्रक्रिया के पूर्व नेट आवेश। तो प्रक्रिया के पूर्व कहने का मतलब जब कांच की छड़ को रेशम से नहीं रगड़ा गया था, घर्षण नहीं किया गया था, तो जब घर्षण नहीं किया गया था तो ये भी उदासीन था और ये भी उदासीन था। अर्थात आप कह सकते हैं कि प्रक्रिया के पूर्व कितना इसका नेट आवेश था, कोई आवेश नहीं था, शून्य था। ना तो कांच की छड़ पर कोई आवेश था और ना ही रेशम पर आवेश था। तो प्रक्रिया के पूर्व आवेश कितना, 0। और देखा गया इसमें कि प्रक्रिया के बाद, प्रक्रिया के या घर्षण की प्रक्रिया के बाद कितना नेट आवेश मिला आपको, 0। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है, जो फ्रिक्शन के द्वारा इस पर चार्ज डेवलप किया गया है, तो प्लस और माइनस दोनों के रूप में डेवलप हुआ है, लेकिन इसका जो नेट आवेश है वो घर्षण के बाद भी कितना रहता है, शून्य रहता है। और साथ ही साथ प्रक्रिया के पूर्व भी नेट आवेश कितना रहता है, शून्य ही रहता है। तो ये किस नियम को फॉलो करता है, आवेश संरक्षण के नियम को या आवेश संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करता है। अब ठीक इसी तरीके से अगर तीसरे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो तीसरा एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, जैसे कि NaCl का एग्जाम्पल दिया गया, Cu + SO4, इस पर कितना +2, इस पर कितना -2, ये क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट CuSO4। अब बताइए प्रक्रिया के पूर्व की स्थिति है, ये प्रक्रिया के बाद की स्थिति है, तो नेट आवेश कितना होगा, +2 के रूप में -2 के रूप में नेट आवेश कितना हो गया, नेट आवेश 0 हो गया। और प्रक्रिया के बाद इस पर कोई आवेश नहीं है, तो नेट आवेश कितना है, 0 है। तो ये भी NaCl की तरह जो एग्जाम्पल पहला दिया गया था, ठीक उसी तरीके से ये भी एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। ये भी किसके संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करेगा, आवेश संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करेगा। अब और कुछ और एग्जाम्पल जो है आपको बता रहा हूँ, और ये जो एग्जाम्पल है
इस एग्जाम्पल को आप विधिवत तरीके से, अच्छे तरीके से याद रखेंगे, आगे भी काम देगा। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल किसका है? जो कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन से संबंधित है। अब हम चौथा एग्जाम्पल इसमें देने जा रहे हैं। चौथा एग्जाम्पल देने से पहले आप कुछ बातों को समझेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार का होता है और इस पर कौन सा आवेश होता है? जनरली हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब हम इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये दो तरह का होता है। पहला, ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन, ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो है धन आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक ऋण आवेश से युक्त है, यानी कि ऋणावेशित कण के लिए है, और एक धन आवेश से युक्त इलेक्ट्रॉन है, अर्थात धन आवेश के लिए। तो अब इसमें हम समझेंगे जो ऋण आवेश से युक्त इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E- से, और धन आवेश से युक्त जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E+ से, या फिर इसको आप β- से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या और ये जो धन आवेश से युक्त जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम β+ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो धनावेशित कण के रूप में व्यवहार करता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित कण के रूप में व्यवहार करता है। अगर देखा जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन यानी कि E- और धनावेशित इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको E+ कहते हैं। तो ये जो धन आवेश से युक्त इलेक्ट्रॉन होता है इसका एक स्पेशल नाम है, और इसी नाम को हम क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन वास्तव में क्या होता है? धन आवेश से युक्त इलेक्ट्रॉन है, इसी का नाम होता है पॉजिट्रॉन, जिसको E+ या β+ से भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर देखा जाए इन दोनों की प्रॉपर्टी, तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, कुछ डिफरेंस होता है इसमें, और वो कौन सा डिफरेंस होता है पहले कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। अगर आवेश की बात किया जाए तो ऋण आवेश से युक्त जो इलेक्ट्रॉन है इस पर आवेश कितना? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जो धन आवेश से युक्त इलेक्ट्रॉन है यानी कि पॉजिट्रॉन, इस पर पॉजिटिव चार्ज 1.6 और कुछ और भी पॉइंट के रूप में होता है, और ये पॉइंट के रूप में कितना? 1.6021765 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको भी आप इतना ही याद रख सकते हैं, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और पूरा वैल्यू लिखना चाहते हैं तो इसके रूप में लिख सकते हैं। तो आवेश समान होता है, साथ ही साथ अगर इनके द्रव्यमान की बात किया जाए तो इनके द्रव्यमान भी क्या होंगे? समान होंगे। अंतर क्या होता है? अंतर ये है कि जो ऋण आवेश से युक्त इलेक्ट्रॉन है इसकी जो घूर्णन गति है, और जो धन आवेश से युक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि पॉजिट्रॉन है इसकी जो घूर्णन गति है, ये घूर्णन गति जो पॉजिट्रॉन की है ये इलेक्ट्रॉन के घूर्णन गति का क्या होता है? आधा होता है। अगर घूर्णन गति को अगर किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, P से रिप्रेजेंट कर दिया जा रहा है, तो इसकी घूर्णन गति कितना हो जाएगा? P/2 हो जाएगा, यानी कि पॉजिट्रॉन की घूर्णन गति क्या होगा? P/2। तो इसी ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन और धन आवेशित या धन आवेश से युक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जनरली कह सकते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल देना है, आपको समझना है आवेश संरक्षण के सिद्धांत में। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन से संबंधित जो आवेश संरक्षण का सिद्धांत है इसको हम किस तरीके से समझेंगे कि जब
कोई इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिट्रॉन के समीप आता है तो इलेक्ट्रॉन को E+ से लिख दिया जाए और पॉजिट्रॉन को E+ से लिख दिया जाए। ये आप ऋणावेश से युक्त इलेक्ट्रॉन केवल जनरली इलेक्ट्रॉन के नाम से कह सकते हैं। ये धनावेश से युक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि इसको आप पॉजिट्रॉन कह सकते हैं, या फिर इसी को आप β- और इसको आप क्या लिख सकते हैं β+ के रूप में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, और जब एक दूसरे का विनाश कर देते हैं तो इनका जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, विनाश। तो द्रव्यमान विनाश होकर के जाएगा कहाँ, ऊर्जा के रूप में, क्योंकि आप जानते हैं द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण किसने दिया है, आइंस्टीन ने दिया है, E=mc²। तो जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के समीप आएंगे, अगर के एक दूसरे का विनाश कर देंगे तो इनके द्रव्यमान के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है, और वह ऊर्जा गामा फोटॉन के रूप में निकलती है। और कितने गामा फोटॉन, 2 गामा फोटॉन, या गामा प्लस गामा करके भी लिख सकते हैं या 2 गामा करके भी लिख सकते हैं। गामा प्लस गामा क्या है, फोटॉन की एनर्जी के बराबर। और एक गामा फोटॉन की एनर्जी कितना होता है, hν। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, hν। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं hν, यानी कि 2hν। 2hν के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होती है। H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। न्यू क्या है, आवृत्ति है, आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से आपको क्या समझना है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत को समझना है कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के समीप आते हैं तो एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, और उसके स्थान पर इनके द्रव्यमान के बराबर 2 गामा फोटॉन के बराबर यानी कि 2hν ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वास्तव में जो घटना है, इस घटना को हम युग्म विनाश की घटना कहते हैं। अगर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए कि युग्म विनाश की घटना क्या है, तो इस एग्जाम्पल को आप दे सकते हैं और इसी को डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एक दूसरे के समीप आने पर एक दूसरे का विनाश करेंगे, 2 गामा फोटॉन के बराबर एनर्जी उत्पन्न करते हैं। ये युग्म विनाश की घटना को प्रदर्शित करता है। अब हमें समझना है आवेश संरक्षण का सिद्धांत इसमें कैसे फॉलो होगा। तो ये जो स्थिति है ये प्रक्रिया के पूर्व की स्थिति है, प्रक्रिया के पूर्व की स्थिति, और ये जो स्थिति है प्रक्रिया के बाद की स्थिति। अब यहाँ से हमें चेक करना है प्रक्रिया के पूर्व जो नाइट आवेश है, नाइट आवेश उसका मान कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश और पॉजिट्रॉन का आवेश, दोनों आवेश क्या होंगे, बराबर। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का किसमें होगा, माइनस में, और पॉजिट्रॉन का किसमें होगा, प्लस में। माइनस प्लस दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी नाइट आवेश अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी नाइट आवेश कितना है, 0 है। तो इस एग्जाम्पल में भी आप लोगों ने समझा कि जो आवेश संरक्षण है, कोई अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम विलगित निकाय अगर लिया जाता है जो कि आवेशों से बना हुआ है, और किसी प्रोसेस के दौरान अगर देखा जाए तो उस प्रोसेस के पूर्व और उस प्रोसेस के बाद दोनों स्थितियों में जो नाइट आवेश मिलते हैं वो नाइट आवेश सदैव शून्य होते हैं, अर्थात आवेश सदैव संरक्षित रहता है। ऊर्जा को हम ना तो नष्ट कर सकते, आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात कुल जो आवेश होगा वो संरक्षित होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अब ये जो पार्ट 5 है इसमें 3 बातों पर चर्चा की गई। आने वाले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि आवेश के बीच एक बल लगता है, जो कि एक फार्मूले से जो है आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया जाएगा, और उसमें जो आवेश के बीच बल लगता है वो होता है वैद्युत बल, जो कि अपने प्रकृति के अनुसार आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, और आवेशों के बीच लगने वाले इस बल को किसने दिया है, ग्रेट साइंटिस्ट जो कि फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे
जिनका नाम है कूलाम। तो कूलाम बल के बारे में हम चर्चा करेंगे और उससे संबंधित जो भी पॉइंट्स आएंगे उन सभी पॉइंट्स को बताया जाएगा। उसमें कुछ नियतांक आएंगे, उस नियतांक के बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखें और अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।